हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आई होप कि आप लोगों को इसको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो चलिए इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि है क्या। जैसे कि आपने इससे पहले का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, वहाँ पे आपने पढ़ा था कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है उसको मैं दो तरह से बांट सकता हूँ। किन किन तरहों से? एक तो उसकी जो डिग्री है, एक तो जो उसकी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है उसके हिसाब से बांट सकता हूँ, और एक बांट सकता हूँ टर्म के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था कि हम डिग्री के हिसाब से अगर किसी पॉलिनोमियल को बांटें तो हमारे पास तीन पॉलिनोमियल आते हैं। पहला पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास आता था लीनियर, समझ में आया? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा हमारे पास आता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा हमारे पास आता था क्यूबिक। ये किसके हिसाब से है? उनकी डिग्री के हिसाब से। मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री या अगर किसी पॉलिनोमियल की जो पावर है अगर वो 1 है तो उसको लीनियर कहते थे। अगर किसी की मैक्सिमम पावर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक कहते थे। अगर मैक्सिमम पावर जो है 3 है तो उसे हम क्यूबिक कहते थे। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, केवल हम लीनियर के बारे में ही पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में। पर जो लीनियर पॉलिनोमियल्स है वो भी कैसे? दो वेरिएबल के। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जो है ना x + 9 = 0, ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर हो यहाँ पे कितनी है? 1। ठीक है, तो ये कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होगी बट कैसी होगी? टू वेरिएबल की होगी। मतलब इसमें सिर्फ x ही नहीं बल्कि हम y भी पढ़ेंगे। मज़ा आएगा ना? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है, ये तो हमें कंफर्म पता है कि लीनियर इक्वेशन में क्या होगा हमारे पास। बताइए, लीनियर इक्वेशन में सिर्फ ऐसे ही वेरिएबल लिए जाएंगे जिनकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। क्लियर है? बट यहाँ पर दो वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमारे एक इक्वेशन ऐसे भी बन सकते हैं x + y = 9। ये हमारे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का एक एग्जाम्पल हो सकता है। क्लियर है? देखिए ये चैप्टर जो है खुद का इंट्रोडक्शन खुद ही दे रहा है। क्या बोल रहा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए लीनियर इक्वेशन होगी हमारे पास, और कैसी लीनियर इक्वेशन होगी? जिसमें दो वेरिएबल होंगे और साथ में क्या कह रहा है? पेयर मतलब एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, हमें इक्वेशन क्या रखनी पड़ेगी? दो इक्वेशन। और वैसे भी जो है मैथ्स का रूल है कि जितने वेरिएबल होंगे हमें उतनी ही इक्वेशन चाहिए होगी उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा x + 5 = 9। अब बताओ इसको सॉल्व कर लोगे तुम लोग? कर लेंगे ना सॉल्व। क्यों? क्योंकि जो यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस जाएगा। तो x = 9 - 5, तो x = 4। तो हमारा x की वैल्यू तो आ गई। x की वैल्यू निकालना ही तो सॉल्यूशन माना जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेरिएबल जो है इसमें कितने हैं? वेरिएबल इसमें 2 हैं, तो हमें इक्वेशन भी 2 ही चाहिए होगी इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे एक इक्वेशन ये है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन ये हो सकती है 2x + y = 10। बस अब दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो हम जो है किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को हम 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है हमारा ग्राफिकली मेथड। दूसरा मेथड है हमारा, कौन सा मेथड? दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम इन तीनों मेथड को पढ़ेंगे, बट हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज वाइज। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है, पहली वाली एक्सरसाइज, उसमें हम केवल ग्राफिकली मेथड ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्राफिकली मेथड। ओके, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें ये एक्सरसाइज आपके पास 3.2 के नाम से होगी। और अगर आपने इस साल ही नई बुक ली है, मतलब अगर जो बुक आपके पास है वो 2023-24 की बुक है, तो उसमें ये एक्सरसाइज 3.1 के नाम से है। दरअसल इस साल जो है बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, रिड्यूस हुआ है सिलेबस। तो इस चक्कर में क्या है कि हमारे पास जो एक्सरसाइज वो आगे पीछे हो गई है। तो इस साल जो हमारे पास बुक है, जो इस साल नई बुक आई है, उसमें ये एक्सरसाइज 3.1 के नाम से है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th टुक अ पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज।
इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन ए क्विज। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि एक क्लास 10th के कुछ बच्चे हैं और उस क्लास में केवल 10 बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो मान लेता हूं मैं कि वो है x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो मैं मान लेता हूं वो y है। अब देखिए टोटल क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर बॉयज और गर्ल्स को दोनों को जोड़ा जाए तो 10 बच्चे बनेंगे। तो इससे हमारी जो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो रही है वो हो रही है कि x प्लस वाई बराबर 10। और उसने एक दूसरी कंडीशन ये भी बोली है कि जो क्लास में लड़कियों की संख्या है, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 है, मतलब लड़कियां ज़्यादा हैं। तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों के नंबर्स जो है लड़कों के नंबर से 4, तो मतलब लड़कियां जो हैं वो कितनी हैं, लड़कों की जो नंबर्स हैं उनमें अगर 4 और जोड़ दिया जाए तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो हम क्या करेंगे सॉल्व, देखिए हम पहली इक्वेशन को लेके चलते हैं। तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को ले लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर लूँगा मैं तो बनेगा हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10। मैं एक काम करता हूँ y को यहीं रहने देता हूँ, ये बनेगा 10 माइनस एक्स। अब इसके लिए ना हम एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे x और यहाँ बनाएंगे y। क्लियर हो गया। अब देखिए अगर सोचो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 0 रख दूँ, x की जगह 0 तो रखो यहाँ पे x की जगह अगर मैं 0 रख दूँ तो y बराबर कितना आ रहा है, y बराबर 10 आ रहा है ना, सीधे रखो ना यहाँ पे x बराबर 0 तो 10 में से 0 गया 0 तो y इक्वल टू 10। अच्छा दूसरा, अब अगली बार में अगर मैं y बराबर 0 रख दूँ तो रखो y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखा तो यहाँ पे देखिए जो जब यहाँ 0 हो जाएगा तो ये माइनस का x यहाँ आ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। क्लियर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमने ये बना दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 देखिए, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है हमारी y इक्वल टू एक्स प्लस 4। बनाओ इसके लिए भी x और y, तो बना दिया। देखो अगर मैं x बराबर यहाँ पर 0 रख दूँ, x बराबर 0 रख दूँ तो y बराबर कितना हो जाएगा बताओ 4। भाई 0 यहाँ पे रखने पे y बराबर 4 ही तो आएगा। और अगर मैं x और y बराबर अगर यहाँ 0 रख दूँ, y बराबर 0 तो x बराबर कितना आ रहा है माइनस का 4। सही है। तो चलिए अब इनको, ये मैंने ग्राफ पहले ही बना के रखा है यहाँ पे, तो इन्होंने क्या कहा है कि हमको इनको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो पहला पॉइंट हमारे पास जो है वह है 0,10, मतलब ये x एक्सिस है हमारी और ये हमारे y एक्सिस है। तो जो पहले वाला होता है ना वो x जो है हमेशा x एक्सिस को दिखाता है और y हमेशा y एक्सिस को। तो 0 और 10, तो x में जो है 0, ठीक है यहाँ पे, और 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। दूसरा पॉइंट बताओ जरा 10,0, तो मतलब x में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10,0 ये हो गया। तो हमारी जो ये लाइन है ना हम इसको ना मिला देंगे। अब तो मिलाएंगे कैसे, देखिए हम यहाँ पे स्केल लेंगे और स्केल से हम इसको मिला देंगे। तो हमने ये मिला दिया। ओके, अब अगला हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन को भी डिसाइड करेंगे कि इसके पॉइंट कहाँ कहाँ होंगे। तो जो पहला पॉइंट है इसका वो है 0,4, मतलब x में 0 और y में 4, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 4। अच्छा, और अगला है -4,0, तो -4 तो इधर होगा ना, 1 2 3 4, ये हो गया -4,0, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को भी हम मिला देंगे। तो अगर मिला देंगे इनको तो बताओ, हमने इनको मिला दिया। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे ये थी ना लाइन, जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। कहाँ पर काट रही हैं ये दोनों लाइनें,
बताओ, यहाँ पर काट रही है ना, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे काट रहे हैं, तो मुझे ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट है। मतलब देखिए ये बिल्कुल कौन से पॉइंट 3 के ऊपर है। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको मिला दूँ ना यहाँ से, तो ये एक तो ये 3 के ऊपर है, देखिए 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ से कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 7 है। तो इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे, पहले x लिखा जाता है 3 और फिर y लिखा जाता है 7, तो 3,7। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती है ना, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। तो ये हमारे, इसका मतलब x की जो वैल्यू हमारी वो कितनी आ रही है 3 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है वो 7 आ रही है। अब इस क्वेश्चन को जब एग्जाम में करेंगे तो ग्राफ पे करेंगे, ठीक है। तो आपको ग्राफ में तो और अच्छे ढंग से आप बना सकते हैं, क्योंकि ग्राफ में जो है लाइंस भी कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से ही जज मत क्या करो कि हमें समझ में नहीं आया, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो 1-2 क्वेश्चन हम और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 pencil and 7 pens together cost 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of the 1 pencil and 1 pens. तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ये कह रहा है कुछ पेंसिल और कुछ जो है पेन लेता है और कुछ पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की जो कीमत है मैं मान लेता हूँ कि वो x है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और 1 पेन की जो कॉस्ट है उसे मैं y मान लेता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन। अब देखिए जब एक पेन की कीमत x है, तो जब एक पेंसिल की कीमत जब x है तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 5 पेंसिल की हो जाएगी 5x, तो 5x प्लस, और जब एक पेन की y है तो 7 पेन की कितनी होगी 7y। तो जब ये दोनों खरीदता है तो इसके वो पैसे देता है कितने 50 रुपीज़। तो ये बनी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब वो 7 पेंसिल खरीदता है और 5 पेन खरीदता है तो तब जो है हमें 46 रुपये देने पड़ते हैं। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो चलिए, तो हम कैसे करेंगे फिर आगे। हम पहले टेकिंग 1 ले लेते हैं। तो टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, टेकिंग इक्वेशन 1। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ तो देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो इस 7y को यहीं रहने दो और 50, और इसको उठाओ यहाँ से, जो ये प्लस है वहाँ जाके माइनस 5x। तो हमारे पास जो यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड, तो y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन में 7। तो बनाओ, इसके लिए कैसे बन सकता है x और y। तो बनाओ, अगर मैं x बराबर क्या रखूँ बताओ 3 रखूँ, x बराबर अगर मैं 3 रखूँ और y बराबर, तो बताओ 3 रखने पे क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 3 जब 15, तो 50 माइनस 15 कितना आएगा 35, और 35 में अगर मैं 7 का डिवाइड करूँगा तो कितना, देखो ना ऐसे 50 माइनस 5 और x की जगह 3 रखा अपॉन में 7, तो 50 माइनस 15 अपॉन में 7, तो 15 में से 15 गया तो कितना बचा 35 अपॉन में 7, तो 5, तो तब 5 आ रहा है। ठीक है, अगला अगर मैं क्या रखूँ बताओ, अगर मैं 10 रखूँ तो बताओ 10 रखने से कुछ हो सकता है क्या। अगर मैं x बराबर 10 रख दूँ, x बराबर 10 रखने पे 5 10 जब 15 और ये 0, तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। फिर चलिए अगली इक्वेशन देखते हैं यहाँ पे। तो टेकिंग सेकंड, तो अगर मैं टेकिंग सेकंड, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 लूँ अब, तो हमारे पास क्या बन रहा है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 5y को यहीं रहने दो और 46, और इसको ना उधर ले जाओ माइनस का 7x। जो चीज़ यहाँ इनटू है वहाँ जाके
डिवाइड, तो y बराबर 46 माइनस 7x अपॉन में 5। तो बताओ जरा y बराबर, तो अब एक काम करते हैं, x और y के लिए बना देते हैं। तो दो वैल्यू चाहिए मुझे ताकि मैं दो पॉइंट को जोड़ सकूं। तो बताओ x बराबर अगर मैं 3 रख दूं तो 3, तो 7 3 जा 21, मतलब 46 माइनस 21 अपॉन में 7, तो 7 नहीं अपॉन में 5, तो कितना आ रहा है, 6 में से 1 गया 5 और ये 25 अपॉन 5 मतलब काट के 5, तो ये 5 आ गया। अगला बताओ कैसे हो सकता है, अगला मैं क्या रख सकता हूँ, अगला अगर मैं 8 रखूँ तो बताओ ज़रा, 8 रखने पे तो 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन में 5, तो 46 माइनस 56 अपॉन में 5, तो मतलब माइनस 10 अपॉन में 5, तो काट के आ रहा है -2, तो -2 आ रहा है क्या रखने पे, जब 8 रखा है। ठीक है, ये आपको ना, आप ये सोच रहे होंगे ये वैल्यूज़ किस हिसाब से रख रहे हैं हम, तो बताऊँ इस हिसाब से रखना है आपको कि कोई हमारा जो है पॉइंट में ना आए। ठीक है, मतलब ज़्यादा चांसेस होंगे अगर होल नंबर आए, तो यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर रखने हैं कि हमारे होल नंबर ही आए, पॉइंट में ना आए। ठीक है, तो चलो पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। तो पहली इक्वेशन जो है हमारे पास वो है 3 5, तो मतलब 1 2 3 3 और 5 मतलब यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ 3 को, ये और 1 2 3 4 5, तो पहला पॉइंट ये हमारा। दूसरा है 10, 0, तो मतलब x में 10 y में 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और y में 0 चलना है, तो ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं हम। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिलाऊंगा तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को हम मिला देंगे, मिला दिया। अब सेकंड जो है, सेकंड हमारे पास क्या है बताओ, सेकंड है हमारे पास 3, 5, तो दूसरा पॉइंट भी हमारा इसी के ऊपर है। ठीक है, हम कैसे ले सकते हैं इसको, एक बार पेन चेंज कर देता हूँ मैं। देखिए दूसरा पॉइंट है 3, 5, वो भी यहीं पे है 3, 5, और फिर है 8, -2, 8, -2, 8 मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और कॉमा -2, तो 1 और 2, तो -2 मतलब यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। अब इसको ना मिला देते हैं हम यहाँ पे, स्केल से अगर मैं मिलाऊँ इसको, तो बताओ कैसे करेंगे स्केल से मिलाने पे। देखिए ये दोनों लाइन हमारी, तो जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं ना, बताओ वहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिल रही हैं, ये है हमारा कौन सा पॉइंट, 3, 5, तो ये हमारा 3, 5, तो इसका मतलब जो हमारा ये सॉल्यूशन है ये क्या आ गया है हमारा 3 पॉइंट। जहाँ पे भी दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पे भी दोनों लाइनें मिलेंगी, वहाँ पे हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा और उसी को हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersecting at a point are parallel or coincident। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक दो लीनियर इक्वेशंस दी होंगी और हमें जो है कंपेयर करना है a1 अपॉन a2। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए जब हम जो है किसी लाइन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास ना 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या, कि ऐसा हो सकता है कि मैंने एक लाइन बनाई और वो इस तरह से गई, और दूसरी लाइन बनाई वो इस तरह से गई, और ये लाइनें एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी लाइन हो गई हमारी, इंटरसेक्टिंग, मतलब एक लाइन हमारी ऐसे गई और दूसरी लाइन इस तरह से गई, मतलब कैसे भी जा सकती है, ऐसे जाए फिर दूसरी ऐसे जाए, पर उन्हें मतलब कहीं ना कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो ऐसी लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं।
और इस लाइन के अगर मानो कोई आपको बिना सॉल्यूशन करके, बिना सॉल्व करके आपको बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तो इसके केवल एक ही सॉल्यूशन, मतलब दो लाइनें एक दूसरे को जितनी जगह पे छूती हैं, जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं, हमेशा हमें उतने ही सॉल्यूशन मिलते हैं। अब देखिए इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक ही तो मिलेगा, क्योंकि एक जगह पे एक दूसरे को काट रही हैं। अच्छा, तो इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है हमारे पास A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। अगर आपको कहीं पे भी ये दिखे तो आप उसको इक्वेशन को देख के ही बता दो कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैं उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं तो इससे मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन ही मिलेगी। क्लियर है? दूसरी कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि अगर मैंने ग्राफ पे एक लाइन बनाई और एक लाइन हमारे ऐसे गई और दूसरी लाइन हमारी बिल्कुल ऐसे गई, बिल्कुल पैरेलल लाइन जो होती है आपको पता है कि वो कभी एक दूसरे को कहीं नहीं छूती, मतलब कहीं वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो जब लाइन एक दूसरे को छुएंगी नहीं, एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो इसका मतलब हमारे क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिलेंगे। तो जो भी पैरेलल लाइंस होती हैं उनके लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन कितनी जगह पे काट रही है, एक जगह पे काट रही है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा हमें, मतलब x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू। क्लियर? ये है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जब एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो है कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो सॉल्यूशन। तो हमें इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं। और इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो अगर आपको कहीं पे भी ये कंडीशन दिखे तो आप उसको बिना सॉल्व किए, बिना ग्राफ रिप्रेजेंट किए आप बता सकते हैं कि ये जो दोनों लाइनें हैं ये क्या है, पैरेलल लाइन है और इनके हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले। क्लियर है? थर्ड जो कंडीशन है हमारे पास वो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक ग्राफ है, हमने क्या किया, एक लाइन बनाई ऐसे, ये लाइन गई मेरी, और दूसरी लाइन जो है वो इसी के ऊपर ओवरलैप करके जाए, इसी के ऊपर बिल्कुल जो पॉइंट इसके हैं वही पॉइंट, वही दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर जाए, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब सोचिए कि एक लाइन ये जा रही है हमारी और इसके ऊपर जो दूसरी लाइन है वो बिल्कुल इसी के ऊपर से निकल रही है, बिल्कुल इसके ऊपर से। तो ये लाइन एक दूसरे को, जो ये दोनों लाइनें हैं ना, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कितनी जगह पे छू रही है, इनफाइनाइट जगह पे। क्यों? क्योंकि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये लाइन तो बढ़ती रहेगी आगे बढ़ती रहेगी, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर चलती रहेगी। तो इसका मतलब इसके जो है हमारे पास कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। और इसकी जो कंडीशन होगी हमारे पास वो होती है हमारे पास A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। अगर ये आपको कहीं पे कंडीशन दिखे तो ये वाली कंडीशन हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन की होती है। ओके, इससे रिलेटेड एक और बात है कि हमारे पास दो चीज़ें और पूछी जाती हैं, कॉन्सिडेंट और इनकंसिडेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के जो है दो ही हमारे पास वो हैं, क्या बोलते हैं इसका नाम, मतलब दो तरह से हम जो है दो सॉल्यूशंस को हम कंसिस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एक तो यहाँ पे कंसिस्ट का मतलब होता है होना, किसी भी चीज़ का होना। तो हमें सॉल्यूशन कहाँ कहाँ है हमारे पास, सॉल्यूशन एक तो हमारे पास यहाँ मिल रहे हैं और एक हमारे पास यहाँ है, तो ये दोनों जो कंडीशन है ये कंसिस्टेंट की है। और इनकंसिस्टेंट की हमारे पास एक ही कंडीशन है, नो सॉल्यूशन। क्यों? जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा ही नहीं, सॉल्यूशन का होना ही नहीं है उसमें। तो हमारे पास कंसिस्टेंट हो गया यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके कुछ पार्ट्स देखते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास हमें क्या करना है, कंपेयर करना है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। इन कंडीशंस को, इनको कंपेयर करके मुझे बताना है कि जो ये तीन यहाँ पे दिए गए हैं ये लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं, पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं, या फिर कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 5x। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा है 7x
प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो जो ये है ना हमारा a1/a2, ये हमारा a1 होता है, ये a2 होता है, ये b1 होता है, ये b2 होता है, ये c1 होता है, ये c2 होता है। पर लेना कैसा है? विद साइन लेना है। तो हमारे पास जो देखें यहाँ पे a1/a2 वो कितना आ रहा है? 5/7, ठीक है। b1/b2 जो है वो कितना आ रहा है? -4/6। और c1/c2 जो है वो कितना आ रहा है? 8/-9। अब हमारे पास जो पहली कंडीशन देखिए a1/a2 और b1/b2 वो बराबर है ही नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू b1/b2 है। सो क्या लिखेंगे हम? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन शो करेगी। अगर मैं इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूँ ना तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। हमें केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा इससे। और ये हमारी क्या कौन सी कंडीशन होगी? कंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, और जहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे नहीं वहाँ पे इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होगी। सेकंड है हमारे पास, देखिए 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो देखिए a1/a2 निकालते हैं पहले। तो a1 हमारा 9 है अपॉन में 18। फिर b1/b2 निकालते हैं। b1 कितना है? 3/6। c1/c2 निकालेंगे तो वो कितना आएगा हमारा? 12/20। अब आप इनको ध्यान से देखिए, क्या इनको रिड्यूस कर सकता हूँ मैं? तो इसको अगर मैं रिड्यूस करूँ तो a1/a2 जो है वो हमारे पास 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आ जाएगा। b1/b2 जो है वो हमारे पास 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आ जाएगा। c1/c2 जो है वो हमारे पास 12 1 जा 10 और ये 12 2 जा 24, 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर आ रहे हैं। भैया अगर तीनों ही बराबर आते हैं तो क्या होता है? तीनों ही बराबर आते हैं तो हमारे होती है कोइंसिडेंट लाइन। और हमारे पास क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं, और साथ में हमारे पास क्या होती है? कौन सी कंडीशन होती है? कंसिस्टेंट की। हमारे पास कंसिस्टेंट की। ओके, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड है हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए a1/a2 निकालो जरा, कितना आ रहा? 6/2। b1/b2 निकालो तो कितना आ रहा? -3/-1। यहाँ पे जब कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता तो यहाँ पे क्या -1 ही तो लेते हैं। और c1/c2 जो है हमारे पास 10/9। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको इससे रिड्यूस करूँगा तो a1/a2 जो है वो हमारे पास 3 आ रहा है। b1/b2 जो है वो हमारे पास वहाँ से भी 3 आ रहा है, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, और 3। और जो c1/c2 है वो हमारे पास 10/9 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? हेयर हमारे पास कौन सी कंडीशन है? a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर तो हैं, बट नहीं है बराबर तो c1/c2। तो सो कौन सी कंडीशन है ये हमारी? जब a1/a2 b1/b2 बराबर होते हैं बट c1/c2 बराबर नहीं होते, तो कौन सी कंडीशन होती है हमारी? नो सॉल्यूशन की। हमें एक तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, दूसरी बात हमारी पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइन, ओके, पैरेलल लाइन हो जाएगी हमारी। और यह हमारी इनकंसिस्टेंट हमारे पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। हमें क्या करना है कि ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें, और हमें ये बताना है कि कौन सी जो 2 इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट की कंडीशन बता रही है और कौन सी नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और
दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो देखिए हमारे पास जो, अगर हम a1 अपॉन में a2 निकालें तो a1 कौन है 3 और a2 कौन है 2। फिर b1 अपॉन में b2 निकालें तो वो कौन है 2 अपॉन में -3। c1 अपॉन c2 निकालें तो वह है 5 अपॉन में 7। अब हम यहाँ पे आपको दिख रहा है हियर कि a1 अपॉन में a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हमारी जो ये कंडीशन होगी ये किसकी कंडीशन होती? इंटरसेक्टिंग लाइन की, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है। और ये हमारा क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। ये हमारा कंसिस्टेंट हो गया। बस इतना ही तो करना है इस क्वेश्चन में। सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारे पास दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और दूसरा है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। अब देखिए इसमें a1 अपॉन a2 निकालो। a1 अपॉन में a2 जो है वो है 2 अपॉन में 4। b1 अपॉन b2 जो है वो निकालेंगे तो -3 अपॉन में -6 विद साइन लेना है। और c1 अपॉन में c2 निकालें तो वो होता है 8 अपॉन में 9। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कि a1 अपॉन में a2 जो है वो कितना है 2 अपॉन में 4। तो अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो इसको 1/2 लिख सकता हूँ। फिर b1 अपॉन में b2 जो है वो भी कितना है 1 अपॉन में 2। क्यों? 3 1 जाते 3 2। तो हमारे पास यहाँ पे a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 तो बराबर आ रहे हैं, बट नहीं बराबर आ रहे हैं कौन? c1 अपॉन में c2 के। तो ये वाली कंडीशन किसकी होती है? हमारी पैरेलल लाइंस की। ठीक है, तो हमारे पास जो ये है, हमारे पास पैरेलल लाइंस की कंडीशन हो गई। तो अगर पैरेलल लाइंस है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट की केवल दो ही कंडीशन है हमारी, पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट। तो थर्ड पार्ट है इसका 3 अपॉन में 2x प्लस 5 अपॉन में 3y इक्वल टू 7 और अगला है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, देखिए a1 अपॉन में a2 निकाल लो। तो a1 अपॉन में a2 है, a1 कौन है 3/2 और फिर 9। फिर b1 अपॉन में b2 निकाल लो। b1 अपॉन b2 कौन है 5 अपॉन में 3 है b1 और b2 है हमारा माइनस का 10। फिर c1 अपॉन में c2 निकाल लो। c1 अपॉन c2 है 7 अपॉन में 14। तो देखिए अगर मैं इसका इंटू ना यहाँ कर दूँ, इनका यहाँ कर दूँ, तो हमारे पास क्या आ रहा है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू 3 अपॉन में 9 2 जा 18। फिर b1 अपॉन में b2 जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है बताओ? इसका यहाँ करूँगा तो 5 अपॉन में माइनस का 30। फिर c1 अपॉन में c2 देखिए वो है 7 अपॉन में 14। तो अगर इसको रिड्यूस करूँ मैं तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू 1/6। b1 अपॉन में b2 जो है वो कितना आ रहा है 1/-6 और c1 अपॉन में c2 जो है वो कितना आ रहा है 1/2। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारा a1 और a2 बराबर नहीं है, तो a1 अपॉन में a2 नहीं है बराबर b1 अपॉन में b2 के। तो हमारे कौन सी लाइन हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं। तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो कंसिस्टेंट की होगी। तो हमारा ये कंसिस्टेंट की कंडीशन है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा है -10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22। तो देखिए इसको लिखूंगा a1 अपॉन में a2 बराबर 5 अपॉन में -10, जिसको मैं अगर रिड्यूस करूं तो -1/2 बोल सकता हूं। अगर b1 अपॉन में b2 निकालूं मैं तो b1 अपॉन में b2 कितना आ रहा है -3 अपॉन में 6। अगर इसको रिड्यूस करूं तो ये भी -1/2 हो जाएगा। c1 अपॉन c2 अगर निकालूं तो ये हमारा 11 अपॉन में -22। इसको रिड्यूस करूं तो -1/2। यहाँ पे हमारी कंडीशन दिख रही है कि a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2।
तीनों ही बराबर आ रहे हैं, और तीनों ही जब बराबर आते हैं तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हमारी जो कंडीशन है ये भी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट की ही कंडीशन हो जाएगी। इनकंसिस्टेंट की केवल एक ही कंडीशन है कि हमारी पैरेलल होनी चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ वाला, 4/3x प्लस 2/y इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो करते हैं। a1 में अगर मैं a2 निकालूं तो a1/a2 मतलब 4/3/2, ठीक है। अच्छा, और b1 में b2 निकालूं तो वो कितना आ रहा है, 2/3, और c1 में c2 निकालूं तो वो आ रहा है 8/12। ओके, तो चलिए करते हैं। हम क्या करेंगे, a1 में a2 अगर मैं सॉल्व करके लिखूं तो ये हमारा जो इसका इनटू है ये कहाँ हो जाएगा, इधर, ठीक है। तो हमारा आ रहा है 4/3 × 6। b1 में b2 निकालूं अगर तो वो आ रहा है हमारा 2/3। c1 में c2 अगर निकालें तो वो आ रहा है 8/12। मतलब इसको रिड्यूस कर से लिख सकते हैं। तो रिड्यूस करूँगा तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, इसको ये 2/3, और इसको 4 से 4 2 जा और 4 3। तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे a1 में a2, b1 में b2 और c1 में c2, ये सब सेम आ रहे हैं, सब बराबर आ रहे हैं। तो अगर बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी कौन सी कंडीशन हो गई है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे तो इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। ओके, तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम केवल इतने ही क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।